सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी से संस्कृत फैकल्टी। आज हम लोग जो विषय है हमारा वो है वर्ण विचार। संस्कृत में आज हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं वो वर्ण विचार का है। और वर्ण विचार को शुरू करने से पहले वर्ण क्या होते हैं, वर्ण हमारे जो चैप्टर में या हमारे संस्कृत जो विषय है उसमें किस काम से आते हैं, किस किस चीज़ों के लिए इनका उपयोग किया जाएगा, वो हम लोग आज इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम हमारा टॉपिक वर्ण विचार। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है वर्ण विचार, वर्ण होते क्या हैं, किसको कहते हैं हम वर्ण, और वर्ण हमारे क्या काम आते हैं, वो हम लोग यहाँ इसके बारे में यहाँ पर आज जानेंगे। वर्ण तो पहले हम देखते हैं किसको कहते हैं, फिर उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े न हो सके, जैसे क, ख, ग, घ आदि। इन्हें अक्षर भी कहते हैं, यानी भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम कहते हैं वर्ण। ठीक है, अब भाषा क्या होती है? भाषा यानी मनुष्य अपने जो विचार हैं, अपने मन के जो भाव हैं, उनको व्यक्त करने के लिए जिसका प्रयोग करता है वो होती है हमारी भाषा। तो वो भाषा जो है वो कैसे बनती है? वो बनती है वर्णों से। ठीक है, वर्ण जब मिलेंगे तो वर्णों के मिलने से बनते हैं शब्द, और शब्दों को एक एक शब्द मिलकर के हमारे बनाते हैं वाक्य, जिसके द्वारा हम अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, तो वर्ण किसको कहें? उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े न हो, यानी जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको हम वर्ण कहते हैं। और देखो ये सारे हमारे यहाँ पर इन्होंने उच्चारित करके ये लिखे हुए हैं। इसको हम अब ये जो नीचे लगा हुआ है इसका मतलब है ये। ठीक है, अब आप अगर चाहो कि इनको आप उच्चारित करो तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, जब इनमें स्वर जुड़ेंगे तभी हम इनको बोल पाएंगे। ठीक है, तो अतः वर्ण या अक्षर, और इन वर्णों को हम क्या कहते हैं? इन वर्णों को हम अक्षर भी कहते हैं। अतः वर्ण या अक्षर भाषा की मूल ध्वनियों को कहते हैं। किसको कहते हैं? वर्ण या अक्षर भाषा की मूल ध्वनियों को। भाषा जिसको हम अभिव्यक्त कर रहे हैं उनकी जो मूल ध्वनि है वो हमारी वर्ण या अक्षर कहलाती है। जैसे शब्द है घटः, तो ये किससे मिलकर के बना? यह बना हमारा घ में अ जोड़ा, घ बन गया, ट में अ जोड़ा, ट, और ये विसर्ग, तो ये मिलकर के हमारा क्या बन गया? घ में अ जोड़ा घ, और ट में अ जोड़ा ट। ठीक है, और पीछे का विसर्ग। इस तरीके से ये हमारा घटः शब्द बना। ठीक है, तो वर्णों के बिना जो है शब्द बनाना मुश्किल है, और शब्दों के बिना वाक्य बनाना मुश्किल है, और वाक्यों के बिना भाषा का बोलना मुश्किल है। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई वर्ण, वर्ण से शब्द बने, शब्द से वाक्य बने, ताकि हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सके। ठीक है, अब हम भाषा पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा टॉपिक वर्ण विचार है, तो हम उसी पे वापस आ जाएंगे। तो ये जो हमारे वर्ण है, भाषा की मूल ध्वनियां, उनके कितने भेद हैं? तो उन वर्णों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है हमारा व्यंजन। ठीक है, अब स्वर किसको कहेंगे, व्यंजन किसको कहेंगे, तो ये हम आगे इसको देखते हैं। ठीक है, पहला है हमारा स्वर। स्वर तो स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। यानी ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण में या जिनको बोलते समय हमें किसी और की आवश्यकता नहीं होती, किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। यानी ये हम कह सकते हैं कि स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उनको किसी और की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप में पूरे होते हैं। और जो संस्कृत में हमारे स्वर हैं उनकी संख्या है 13। मैं संस्कृत की बात कर रही हूँ क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वर्ण विचार, ये हमारा संस्कृत का टॉपिक ही है। हिंदी में भी वर्ण विचार होता है तो वहां पर स्वरों की संख्या कम होती है, लेकिन हमारे यहाँ जो संस्कृत में हम स्वर पढ़ते हैं 13। अब वो कौन कौन से स्वर हैं? अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, री, री, फिर बड़ी री, ए, आई, ओ और औ। ठीक है,
तो ये हमारे क्या हो गए सॉरी, ये हमारे हो गए 13 स्वर। अब जो हिंदी में हम जब स्वर पढ़ते हैं तो उसमें हमारा एक तो ये बड़ा री नहीं होता है और एक री नहीं होता है। हिंदी में ये सब होते हैं लेकिन ये दोनों नहीं होते हैं। तो संस्कृत में ये 2 स्वर हमारे अलग से जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो स्वर हैं हमारे, हमने इनको पढ़ा। आगे मैं और इनके स्वर का वर्गीकरण हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा वर्ण किसको कहते हैं, कि जो भाषा की मूल ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्योंकि अब इसके अगर हमें टुकड़े करने हो तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण जो हैं 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसको कहते हैं कि जिन वर्णों को बोलने में किसी और की सहायता हमें नहीं लेनी पड़ती, उनकी जरूरत नहीं है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर हमारे 13 होते हैं संस्कृत में, और वो हैं अ, आ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो जो हमारे स्वर हैं, व्यंजन को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम स्वर देख लेते हैं। स्वरों का वर्गीकरण, ये जो स्वर हैं इनको हम, और उच्चारण काल यानी बोलने का जो समय होता है, उच्चारण काल बोलने का समय, अथवा मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के माने गए हैं। ठीक है, 2 चीजें हैं, एक तो है हमारा मात्रा, उच्चारण काल, और एक है मात्रा। ये 2 के आधार पर हम स्वरों को 3 भागों में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा ऋस्व स्वर, इसको हम कहेंगे ऋस्व स्वर। इसमें री लगा हुआ है तो इसका जो ह है वो साइलेंट होता है, और इसका जो री है वो उसी से हम इसको उच्चारित करते हैं, तो हम कहते हैं ऋस्व स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है हमारा प्लुत स्वर। ठीक है, पहला हम देखते हैं ऋस्व स्वर। तो ऋस्व स्वर किसको कहेंगे, पहले अर्थ बता देती हूं मैं। ऋस्व का मतलब होता है छोटा, कम समय लगने वाला, दीर्घ यानी बड़ा। ठीक है, और प्लुत अभी इसके साथ हम इसको जोड़ेंगे। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं, छोटा और बड़ा। तो देखो, जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगे, अर्थात कम से कम समय लगे, यहां पर मैंने कहा था उच्चारण काल और मात्रा के आधार पर, 2 के आधार पर। तो डेफिनेशन भी इन दोनों के आधार पर बनाई गई है। कैसे कि एक मात्रा का समय लगेगा, ठीक है, और कम से कम समय लगे, उसे हम ऋस्व स्वर कहते हैं। दोनों को ही हमने ले लिया कि एक मात्रा का समय लगता है और सबसे कम से कम समय लगता है, उसे हम ऋस्व कहते हैं। जो हमने पहले पूरे स्वर पढ़े थे, कौन कौन से हमने पढ़े थे, अ, आ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ और औ। ठीक है, तो इनमें से ऋस्व में हम किस किस को लेते हैं, तो देखो ये है हमारा छोटा ई, अ, ई, उ, री और री। ये 5 हमारे क्या हैं, इनको बोलने में भी कम समय लगता है और एक मात्रा का ही समय लगता है, इसीलिए हम इनको ऋस्व स्वर की श्रेणी में इनको रखते हैं। यानी ये जो हमारे 13 स्वर थे, इनमें से 5 स्वर जो हैं यहाँ पर ऋस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऋस्व स्वर जिसमें एक मात्रा का समय लगता है और कम से कम समय लगता है, उनको ऋस्व कहते हैं। तो वो 13 में से 5 हमारे ऋस्व स्वर हैं। आगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर हम किसको कहते हैं, तो दीर्घ स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण काल में मूल स्वरों की अपेक्षा दुगना समय लगता है। यहाँ तो कहा था कम से कम समय लगता है, इनकी अपेक्षा, ये भी हम कह सकते हैं कि ऋस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, या मूल स्वरों की अपेक्षा, ये मूल स्वर भी कहते हैं इनको भाई, ये हमारे मूल स्वर भी हैं। तो मूल स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता है, वे हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और इनकी संख्या 8 बताई गई है, क्योंकि 13 हमारे स्वर हैं, तो 5 को तो हमने ऋस्व की श्रेणी में रखा है, और जो 8 बचे हैं उनको हमने दीर्घ की श्रेणी में रखा है। ठीक है, तो ये 8 बचे हुए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ।
ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, आगे ए ओ आई औ, ये दीर्घ स्वर हैं, ये दो स्वरों के मेल से बनते हैं। ठीक है, ये जो है हमारे चार, ये दो स्वरों के मेल से बनते हैं, इन्हें हम मिश्रित स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें? हम इन्हें मिश्रित स्वर भी कहते हैं। अब ये बनते कैसे हैं, किसको लेते हैं हम? तो देखो, ये चारों के लिए अ के साथ जब हम ई को जोड़ते हैं तो बनता है हमारा ए, वैसे ही अ के साथ जब इस ए को जोड़ेंगे तो बनेगा हमारा आई। ठीक है, अ के साथ जब हम उ को जोड़ते हैं बनता है ओ, और अ के साथ जब ये यहां पर अ के साथ जब हम ओ को जोड़ेंगे तब बनेगा हमारा औ। सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया, उ नहीं जुड़ेगा, ओ जुड़ेगा, क्योंकि जब ए बन जाता है तो हम अ को ए के साथ ही जोड़ते तो आई बनता है। वैसे ही अ में उ जोड़ा तो ओ बना, फिर ओ बन गया तो अ में ओ जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। ठीक है, तो हमारी ये जो 13 स्वर हैं, उन 13 स्वरों में ये जो चार हैं, ये चार मिश्रित स्वर कहलाते हैं, और ये दो अलग अलग स्वरों को जोड़ने से बनते हैं। तो ये हो गए हमारे ऋस्व और दीर्घ। अब आप कहेंगे कि मैम जब 13 इसमें आ गए तो जो आप प्लुत स्वर पढ़ाएंगे उसमें क्या आएंगे? तो वो उसके लिए हम देखते हैं। प्लुत स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, यानी दूसरे नंबर पे दीर्घ है, उससे भी अधिक समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनमें 3 मात्राओं का उच्चारण काल होता है, यानी इनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है। ठीक है, ऋस्व में 1 मात्रा का, दीर्घ में 2 मात्रा का, और प्लुत में 3 मात्रा का समय लगता है। प्लुत का ज्ञान कराने के लिए ये 3 का अंक स्वर के आगे लगाया जाता है। ठीक है, जब कि भाई ये प्लुत स्वर है तो उसके लिए कैसे पता करोगे? तो ये ऐसा चिन्ह आपको दिख जाएगा, वो हमारा प्लुत स्वर होता है। और देखो, ये जो है आपको इसका जो प्रयोग है वो आपको मंत्रों के उच्चारण में आपको मिलेगा, संगीत में आपको इसका प्रयोग मिलेगा, या तो आपको ऐसा 3 का अंक लगा हुआ मिल जाएगा, या फिर इस तरीके का भी आपको चिन्ह मिल जाएगा। तो वो हमारे प्लुत स्वर होते हैं। संगीत जब आपने हिंदी में जो गाने के लिरिक्स अगर देखे होंगे तो उसमें आपने इस तरीके का मुर्गी की आवाज होती है जैसे कुकड़ू कू, या फिर हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम को हम करते हैं इसको ओम को, तो हम कहते हैं ओम, तो लंबा जो जाता है, सबसे अधिक समय जो लगता है वो हमारा प्लुत स्वर होता है। और इसमें ये सारे ही है, इसमें चिन्ह नहीं लगाए हैं। तो देखो, यहाँ आपको इस तरीके के चिन्ह सभी में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इस स्वर के आगे ये 3 का चिन्ह मिलेगा, यानी फिर ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे प्लुत स्वर हो जाएंगे। यानी हमको इस अ को भी या ई उ री, और ये सभी के साथ लगेगा, ऐसा नहीं है आ ई, ये पूरे 13 के साथ ही लगता है। यहाँ पर पूरे नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन ये पूरा 13 जो स्वर हैं वो 13 के साथ ही पूरा लगता है। तो ये हमारे प्लुत स्वर हैं। मंत्रों में और संगीत में इसका प्रयोग होता है, बाकी सामान्य यहाँ इनका प्रयोग नहीं होता है। सामान्यतः इनका प्रयोग नहीं आपको कहीं पे मिलेगा, सिर्फ मंत्रों में और संगीत में इसका प्रयोग होता है। मुख्य रूप से हमारे जो स्वर ऋस्व और दीर्घ का ही उपयोग हम लोग ज्यादा से ज्यादा करते हैं। ये तो हो गया हमारे स्वर की बात। अब आ जाते हैं हम लोग व्यंजन। तो स्वर में कहा था कि जिनके उच्चारण में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, व्यंजन उससे विपरीत हैं। कैसे विपरीत हैं? तो देखो, व्यंजन उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं होता। व्यंजन का उच्चारण काल अर्ध मात्रा काल है। जिस व्यंजन में स्वर का योग नहीं होता उनमें हलंत का चिन्ह लगाते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो इनका क्या कहा? बिना स्वर के इनका उच्चारण संभव नहीं है। तो ये भी कह सकते हैं, एक तो डेफिनेशन हम ये बनाए इसकी परिभाषा कि व्यंजन हम उन्हें कहते हैं
जिनमें जो है स्वरों की आवश्यकता होती है या बिना स्वरों के जो उच्चारित नहीं किए जा सकते, या स्वरों की सहायता ली जाती है उच्चारण के समय, या तो ये कहें दोनों, दो तरीके से हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं। पहला तो ये, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि जिनका उच्चारण बिना स्वरों की सहायता के नहीं होता, ठीक है, या फिर ये कहें कि स्वर की सहायता से जो उच्चारित किए जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। फिर कहा कि व्यंजन का उच्चारण काल अर्धमात्रा काल है, यानी आधे समय में ही उच्चारित हो जाते हैं। अब कैसे? और इनको लिखने के लिए हमें हलंत लगाना पड़ता है। हलंत किसको कहते हैं? ये इस तरीके से नीचे आपको चिन्ह मिलेगा, ये हमारा कहलाता है हलंत, यानी इसमें स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। या तो हम इसको ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें। अगर मुझे फ लिखना है तो मैं क्या करूंगी, आधा लिखना है तो ऐसे, या फिर इसको ऐसे मैं लिखूंगी। अब ये जो है उच्चारित नहीं किया जा सकता, तो जब हमें आधा लिखना हो तो हम हलंत लगा करके इसको लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे व्यंजन। अब व्यंजन का वर्गीकरण भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है क ख ग घ आदि उदाहरण दे दिए। फिर संस्कृत में इनकी संख्या 33 है, उसका पूरा नहीं दे रखा, तो वो मैं आपको बता देती हूँ क्या है, कैसे हैं ये हमारे 33 व्यंजन। जैसे कि आप लोगों को वर्णमाला पता होगी, जो हमारी हिंदी की हो, संस्कृत में एक ही वर्णमाला है। तो वर्णों में हम जो व्यंजन है उसको 3 भागों में विभाजित करते हैं। संस्कृत की जो वर्णमाला है उसमें व्यंजन जो है उनको सबसे पहला पार्ट है हमारा स्पर्श व्यंजन, ठीक है। अब ये जो स्पर्श व्यंजन है, इन स्पर्श व्यंजनों को हम 5 वर्गों में डिवाइड करते हैं। पहला आता है हमारा क वर्ग, और क वर्ग के अंतर्गत हम लेते हैं क, ख, ग, घ और ङ, ठीक है। दूसरा आता है हमारा च वर्ग, तो च वर्ग के अंतर्गत लेते हैं हम च, छ, ज, झ और ञ, ठीक है। तीसरा आता है हमारा ट वर्ग, ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ और ण। चौथा है त वर्ग, त वर्ग में आते हैं हमारे त, थ, द, ध और न। और पांचवा जो आता है वो होता है प वर्ग, प वर्ग। तो प वर्ग में होता है हमारा प, फ, ब, भ और म। तो ये पूरे मिलाकर के एक वर्ग में 5 वर्ण हैं, तो 5 वर्गों में 25 वर्ण, तो ये 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो 25, क्योंकि संख्या बताई है 33, तो 25 तो हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन। एक जो है वो हमारा जो दूसरा वर्ग है, जो दूसरा पार्ट है स्पर्श के बाद, वो होता है हमारा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्णों को हम लेते हैं, 4 व्यंजनों को हम लेते हैं। वो है हमारे य, र, ल और व, ठीक है। तीसरा पार्ट है हमारा ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत भी 4 ही शब्द आते हैं, शब्द नहीं, वर्ण आते हैं, श, श, स और ह, ठीक है। तो 25 तो वो हो गए, 4 ये हो गए और 4 ये हो गए, यानी 25 और 8 हो गए हमारे 33। कितने वर्ण हो गए? तो व्यंजन की संख्या कितनी हो गई हमारी? व्यंजन की संख्या हो गई टोटल 33। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं।
25 तो है हमारे स्पर्श व्यंजन, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है। फिर अंतस्थ के यर, लव और उष्म में लेते हैं हम श, श, सह। तो ये है हमारा व्यंजनों का वर्गीकरण। इसके साथ साथ कुछ संयुक्त व्यंजन भी हमारे होते हैं। तो इसके बाद हम लेते हैं अब संयुक्त व्यंजन, जो कि आपको अपने वर्ण वो उनको हम ये कह सकते हैं व्यंजन का जो 3 पार्ट है, जो 33 है, उसके बाद हम उनको अलग से काउंट करते हैं। तो एक होते हैं हमारे संयुक्त वर्ण कह दो, संयुक्त व्यंजन कह दो, और संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं, जो कि एक से अधिक वर्णों से मिलकर के जो बनते हैं वो हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और वर्णमाला के अंतर्गत तो हम उसमें 4 ही पढ़ते हैं, लेकिन ये हमारे 5 होते हैं। जैसे कि पहला हम लेते हैं, हमारी जो वर्णमाला में आता है श, ये बनता है क और श से, ठीक है। दूसरा है त्र, जो कि बनता है त और र से। तीसरा है हमारा ज्ञ, जो कि बनता है ज और ञ से, ठीक है। चौथा है हमारा श, त्र, ज्ञ और ध्य, ये बनता है द और य से, ठीक है। तो ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन कहो, संयुक्ताक्षर कहो, ठीक है। तो संस्कृत में हमारी ये व्यंजन है, जिनको हमने स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन के रूप में हमने पढ़ा है। संस्कृत में एक और हमारी चीज है, वो है अनुस्वार। ये इसमें बीच में रहेगी भाई बिंदी, साइड में लगी हुई है। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी शब्द जब हम लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा कंगन, ठीक है। तो जब मैंने कंगन लिखा तो ये जो बिंदी शिरोरेखा के ऊपर जो बिंदी होती है वो हमारी अनुस्वार कहलाती है। और इस अनुस्वार का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो वो हम कैसे करेंगे, तो वो भी हम अभी आगे देखेंगे कि किस तरीके से कौन सा वर्ण हम इसके आगे लेते हैं। दूसरा है, तो शिरोरेखा के ऊपर बिंदी जो है वो अनुस्वार है। अगला है अनुनासिक, ठीक है। अनुनासिक शिरोरेखा के ऊपर जो चंद्र बिंदु होता है वो हमारा अनुनासिक कहलाता है। जैसे हमारे पास शब्द है आंख, ठीक है। आंख शब्द क्या है, आंख है, चांद है, चांदनी है, वो सब हमारे अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा है विसर्ग, जिसका संस्कृत में ये मान लो सबसे ज्यादा प्रयोग संस्कृत में ही उसका होता है, हिंदी में तो कुछ शब्दों में होता है। तो ये है हमारा विसर्ग, ये ह के उच्चारण को देता है। अगर किसी भी शब्द में लगा हुआ है तो हम इसको क्या कहेंगे, इसका उच्चारण जब करेंगे तो हम, अगर हमने बिना विसर्ग के अगर हम इसका उच्चारण करें तो ये शब्द क्या होगा, ये हम कहेंगे राम। लेकिन अगर मैंने इसको लिख दिया विसर्ग लगा करके तो ये हो गया रामः, उच्चारण में अंतर हो जाएगा। तो ये सब हमारे जो है अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, ये भी हमारे वर्णमाला के अंतर्गत हम इनको देखते हैं। जो अनुस्वार अनुनासिक जो हैं ये हमारे स्वर और व्यंजन दोनों में ही इनका उपयोग होता है, इसीलिए इनको हम अयोगवाह भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो अनुस्वार है इसका और हम थोड़ा सा डिटेल हम इसका पढ़ लेते हैं, ताकि जब हम वर्ण विच्छेद करें तब हम कंफ्यूज ना हो। तो ये जो अनुस्वार हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर हम इसके लिए हमें जो हमारे स्पर्श व्यंजन है उनका हमें ज्ञान होना चाहिए, पहला और पांचवा कौन कौन सा है। तो इसके लिए क, ख, ग, घ और ङ, च, छ, ज, झ और य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ठीक है। ये 5। तो जैसे पहला वर्ण लिया हमने चंचल, तो चंचल में जहां पर भी अनुस्वार होगा
उस अनुस्वार का अगला वर्ण हम देखेंगे कि क्या है। अगला वर्ण है हमारा च, तो च हमारा कहाँ है, यहाँ पर है। तो इसी वर्ग का, इस अनुस्वार की जगह इसी वर्ग का जो 5वां वर्ण है वो हमारा उसमें बदल जाएगा। तो जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे या फिर हम इसको क्या करेंगे, इस अनुस्वार को किस में बदल देंगे, अगले के 5वें वर्ण में, और पीछे वाला हम जोड़ देंगे। अब इसका वर्ण विच्छेद हमारे लिए आसान हो जाएगा। ऐसे ही शब्द है दूसरा लेते हैं हम कंगन। तो जब कंगन शब्द हमारे पास आया तो हम अनुस्वार देख रहे हैं, अनुस्वार के बाद है ग, ग हमारा पहले वाले में आ रहा है, तो इसका 5वां वर्ण क्या है, ङ। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे और इसी का वर्ण विच्छेद करेंगे। ठीक है। अब मान लो शब्द आया आपके पास चंचल, कंगन, ये तो हमने लिख दिया। अगर शब्द आया संहार, तब आप क्या करोगे, क्योंकि जब केवल स्पर्श व्यंजन होंगे तभी हम 5वें वर्ण में उसको जो है लिखेंगे, 5वां वर्ण लिखेंगे। अन्यथा उसके अलावा अंतस्थ व्यंजन हो या उष्म व्यंजन हो तब ये शब्द हमारा जो है, हम इसका वर्ण विच्छेद करते हुए हम इसको या तो बिंदी के रूप में लिखेंगे या फिर म के रूप में ही लिखेंगे। ठीक है। तो ये हमारा वर्ण विच्छेद वाली जो प्रक्रिया आगे हम करेंगे उसके लिए मैंने बता दिया। फिर संयुक्त वर्ण किसको कहते हैं, दो व्यंजन मिलकर के संयुक्त वर्ण बनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया श, त्र, ज्ञ, ध्य। ठीक है, वो हमारे संयुक्त वर्ण हैं। हलंत, जिस शब्द के अंत में म हो, क्या हो, म हलंत हो, उसे हम अलहलंत कहते हैं। जैसे देवम शब्द हलंत है, इसका चिन्ह ये बताने का है यहाँ पे कि हलंत यानी जो नीचे लगाया जाता है, जो कि व्यंजन को, स्वर में कभी भी हलंत नहीं होगा क्योंकि स्वर हमारे अपने आप में पूरे होते हैं। हमेशा जब भी हलंत होगा वो व्यंजन वर्ण के होगा, व्यंजन वर्ण के लिए होगा, और व्यंजन को आधा बताने के लिए हम हलंत का प्रयोग करते हैं। बताया गया है भाई, इसका चिन्ह हम तिरछी रेखा के रूप में वर्ण के नीचे लगाया जाता है। शुद्ध अथवा हल व्यंजनों के नीचे ही हलंत लगाया जाता है, जैसे ख, प और ये ग। इसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ये कहीं उच्चारित ही नहीं हो सकते, तथा वर्गों में स्वर मिलने के बाद इसका लोप हो जाता है। जैसे आपने ये ख, इसमें जैसे आपने ये स्वर जोड़ा तो ये जो हलंत है वो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, आगे वर्ण विन्यास, शब्द जिन अक्षरों से बना हो उन सबको अलग अलग कर देना ही वर्ण विन्यास अथवा वर्ण विच्छेद कहलाता है। आपके सिलेबस में ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप लोगों से ये वर्ण विच्छेद जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। तो चाहे वर्ण विन्यास शब्द आए या वर्ण विच्छेद शब्द आए, वो करना आपको वर्ण विच्छेद ही है, यानी उनको अलग अलग करके, जो शब्द दिया हुआ है उस शब्द को अलग अलग करके लिखना हमारा वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब इसके कुछ उदाहरण हम लोग कर लेते हैं। जैसे पहला शब्द मैंने लिया क्षत्रिय, और ये शब्द मैंने इसलिए लिया ताकि जो हमारे संयुक्त वर्ण हैं उनको भी हम कैसे अलग अलग करें वो आपको समझ में आ जाएगा। पहला है क्ष, तो आपने देखा बनता कैसे है, क्ष, क, श। अब यहाँ हमें स्वर भी अलग करना होता है, तो ये क्ष बना। त्रि, तो त्रि कैसे बनता है, त्र बनता है त और र से, लेकिन इसमें ई की मात्रा है तो हम ई अलग कर लें। फिर है य, तो य में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, तो उसमें अ जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम इसको अलग करेंगे। दूसरा हम लेते हैं त्रिशूल। मैं 5 शब्दों का वर्ण विच्छेद करके आपको बता देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। त्रिशूल शब्द हमने लिया, तो यहाँ पर पहला है त्र, तो उसमें ई की मात्रा है, और हलंत सभी में लगाएं, बिना हलंत के ये पूरे नहीं होंगे। ठीक है, फिर है श, और श में है हमारे बड़े ऊ की मात्रा, वो हमने अलग कर ली, और ल में अ स्वर है। ठीक है, तो क्षत्रिय, त्रिशूल। तीसरा हम ले लेते हैं कन्या, क्योंकि आधा वर्ण वाला भी, ताकि आपको याद रहे कैसे करना है। पहला वर्ण है क, क में है अ स्वर। ठीक है, न में कोई स्वर नहीं है तो हम केवल हलंत करके उसको लिख देंगे। फिर है हमारा य, और य में है हमारा आ स्वर।
ठीक है। चौथा शब्द हमने ले लिया कुक्कुरह। तो कुक्कुरह में पहले क है और क में स्वर है हमारा छोटा ऊ, तो वो हमने लिखा। फिर उसके बाद जो क है वो हमारा आधा ही है, उसमें कोई स्वर नहीं है, तो हमने वैसे लिखा। फिर वापस क है और क में वापस ऊ है और र में अ स्वर है, तो इस तरीके से हम और पीछे हमने विसर्ग लगा दिया। ठीक है, कुक्कुरह। एक शब्द और हम ले लेते हैं यहाँ पे, हम लेते हैं कृषक। तो अब यहाँ हमने देखा क और क में ऋषि वाला है, ऋषि स्वर है, तो हम इसके लिए ऋषि को अलग निकाल लेंगे। फिर है श, श में है अ और फिर है हमारा क और क में अ। ठीक है, कृषकः। तो ये हम इस तरीके से वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास कह सकते हैं, इस तरीके से हम उनको करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहे हैं। ये तो हो गया वर्ण विन्यास। अब हम वर्ण संयोजनम। ठीक है, संयोजन यानी जोड़ना, मिला करके लिखना। तो जिन शब्द जिन अक्षरों से बना होता है उन सभी वर्गों को मिलाकर एक शब्द के रूप में लिखना ही वर्ण संयोजन कहलाता है। जैसे यहाँ पर इस तरीके से आपको दे रखा हो शब्द तो आपको दे रखा है ये शब्द, वर्ण विच्छेद दे रखा है, आपको इनको जोड़ करके लिखना होता है। तो देखो, अब म में ओ जोड़ा, मो हो गया। ह में अ जोड़ा, ह हो गया। न में अ जोड़ा, न हो गया मोहनः। म में ऊ जोड़ो तो मु। ठीक है, और फिर ख में अ जोड़ो, मुख शब्द हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये वर्ण संयोजन करेंगे, यानी जो जो टुकड़े हैं उनको जोड़ करके हमें लिखना है, वो हमारा वर्ण संयोजन कहलाता है। फिर है वर्गों के उच्चारण स्थान की। ये जो वर्ग है, ये जो वर्ण है, हम इनको उच्चारित करने के स्थान कौन कौन से हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तो वर्गों के उच्चारण करते समय जिन वर्णों को मुख के जिस अव्यय की सहायता से बोला जाता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। मुख में अनेक अव्यय होते हैं, जैसे कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, नासिका है, ओष्ठ है आदि। इनके आधार पर वर्णों के उच्चारण स्थानों का विभाजन निम्न रूप से किया गया है। यानी ये जो हमारी वर्णमाला है और उसमें जो वर्णों का वर्गीकरण दिया हुआ है, ये उच्चारित कैसे होते हैं, हम तो इन चीजों को ध्यान नहीं देते हैं, तो अब ध्यान देंगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखते हैं हम जो हमारा मुख है इसमें बोलने के लिए अलग अलग जगह, जैसे कंठ है, सबसे पहले हम कंठ से शुरू करते हैं, कंठ होता है। फिर तालु होता है, मूर्धा यानी जीभ के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो मूर्धा कहलाता है, और मूर्धा के बाद आते हैं दंत, और दंत के बाद आता है ओष्ठ, यानी ये यहाँ से आगे तक क्रम से चलता है। ठीक है, तो ये हमारे उच्चारण स्थल हैं, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है और ओष्ठ है। अब देखो, तो सबसे पहला जो उच्चारण स्थल हमने लिया कंठ से, हमने कहा ना कंठ से शुरू करते हैं, और वर्णमाला भी अ आ से शुरू होती है, और स्वर अ आ से शुरू होते हैं, व्यंजन क ख ग घ ङ से शुरू होते हैं, और ह यानी अ आ क ख ग घ ङ और ह ये हमारे कहाँ से उच्चारित होता है, ये हमारे कंठ से, कंठ से ही शुरुआत हुई। स्वर भी अ आ से शुरू हुए, व्यंजन भी क ख ग क से शुरू हुए, तो जो स्टार्टिंग है वो हमारे कंठ से, और ये सारे वर्ण कंठ से उच्चारित होते हैं। इसमें स्पेशल जो है वो है ह। ठीक है, अगला आएगा हमारा तालु। तो तालु वाले उसके बाद, क्योंकि अ आ के बाद आता है ई और क के बाद आता है च छ ज झ ञ, तो कंठ के बाद आ गया हमारा तालु। तो तालु में ई च छ ज झ ञ, और स्पेशल में आपको याद रखना है य और श भी शलगम वाला, ये उच्चारित होंगे हमारे तालु से।
ठीक है। अब ई के बाद आता है हमारा री और री, ठीक है, और च छ ज के बाद ट ठ ड ढ ण, ठीक है, ये हमारे होंगे मूर्धा से, और इनमें र और श याद रखना है केवल, वो हमारे उच्चारित होंगे मूर्धा। मूर्धा यानी जीभ की जो ऊपर वाला हिस्सा है, जीभ जिसको टच करती है, ठीक है। फिर अगला है हमारा दंत, तो यहाँ पर ये री है भाई, क्योंकि संस्कृत में हमने री वर्ण भी पढ़ा है, तो वो री स्वर जो है हमारा, और त थ द ध न और ल स अलग से याद रखना है, ये हमारे दंत से उच्चारित होते हैं। उ और उ और प फ ब भ म ये हमारे ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। तो ये तो एक ही, इनका जो उच्चारण स्थल है एक ही है, लेकिन ए आई ये दो इनके उच्चारण स्थल है, कंठ और ओष्ठ। ए आई कंठ और ओष्ठ, कंठ और तालु, सॉरी, कंठ और तालु दोनों मिलाकर के ये ए आई का उच्चारण होता है। ओ और औ ये बिंदी नहीं है इसमें, सॉरी, मैं इसको अलग से यहाँ लिख देती हूँ, बिंदी गलती से लग गई है इसमें। ओ और औ जो है वो हमारे कंठ और ओष्ठ से, संस्कृत में कुछ वो होते हैं सूत्र, जैसे ओदो तो कंठोष्ठ, एदे तो कंठ तालु, तो उससे भी हम याद रख सकते हैं, लेकिन अभी आपकी क्लास के अनुसार वो चीज़ सही नहीं है, तो आप तो केवल याद रखें ए आई जो है कंठ तालु से उच्चारित होंगे, ओ औ कंठ ओष्ठ से उच्चारित होंगे, ठीक है। और ये जो पांचवें वर्ण है य म ण न म, ये हमारे नासिका से उच्चारित होते हैं, वो उनमें तो आते ही हैं, लेकिन अलग से अगर हम इसको उच्चारित करेंगे तो ये हमारे नासिका से उच्चारित होंगे। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था वर्ण विचार, जिसमें हमने वर्णों की परिभाषा समझी, वर्णों के जो भेद हैं, स्वर व्यंजन उनके बारे में पढ़ा, जो व्यंजन स्वर हैं उनके भेद, ऋस्व दीर्घ प्लुत हमने पढ़े, व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, इनका हम लोगों ने जानकारी प्राप्त करी। वर्ण विच्छेद किसको कहते हैं, किस तरीके से करते हैं, वर्ण संयोजन कैसे करते हैं, तो ये सारा, और उच्चारण स्थल, तो ये सब हमारे वर्ण विचार टॉपिक जो है उसके अंतर्गत आते हैं। उनका अध्ययन हम लोगों ने आज किया है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।